पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Second, the Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. C कह रहा है the August Offer 1940 included the fundamental rights. And D, the Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. Regarding fundamental rights, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट्स के रिगार्डिंग, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स जो है वो स्टेट क्लेम करता है सिटीजन्स के अगेंस्ट। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो सिटीजन क्लेम कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराने की पावर किसके पास होती है? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी लॉ को, किसी भी इनैक्टमेंट को जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है उसे वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स, कि वो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी इनैक्टमेंट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 कि वो उसे नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। Correct answer is A, justifiable. Fundamental rights are enforceable by the courts subjected to certain restrictions. Next question is, the rights are called fundamental rights because इन rights को हम fundamental rights क्यों कहते हैं? It is written in the constitution, it is democratic, it is public welfare, it is essential for personality development, Parliament can't make law against it. देखिए फोर्थ ऑप्शन है इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो फोर्थ पॉइंट जो है वो करेक्ट है। फोर्थ इज इन ऑप्शन सी। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज राइट। इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स cannot be suspended, can be suspended by order of Prime Minister, can be suspended on the will of President, can be suspended during emergency. Correct answer is D, can be suspended during emergency. Fundamental rights को suspend किया जा सकता है only in case of emergency. Cannot be suspended ये तो extreme में हो गया,
कैन बी सस्पेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, ये भी नहीं हो सकता. ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी रॉन्ग है. इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल. बी ऑप्शन, one act for all and one state for all. One state for all and one judiciary for all. All acts for one and one judiciary for all. None of the above, more than one of the above. Correct answer is A. Rule of law का मतलब ये है कि one act for all and one judiciary for all. Next, which of the following are regarded as the main feature of the rule of law? इनमें से कौन सा मेन फीचर है रूल ऑफ लॉ का? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. Select the correct answer using the code given below. 1 and 3, 2 and 4, 1 2 4, 1 2 3 4. रूल ऑफ लॉ का मतलब है लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट नहीं. Correct answer is C, 1 2 and 4. Now the question is, what is rule of law? Rule of law क्या है? Rule of law कॉन्सेप्ट जो है ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी के द्वारा प्रपोज किया गया था. रूल ऑफ लॉ का सिंपली मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कंट्री में जो भी लॉ प्रिवेल कर रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना है. इसके मेन 3 एलिमेंट्स हैं. पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. लिमिटेशन ऑफ पावर्स का सिंपल सा मतलब है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. किसी भी प्रकार से आर्बिट्रेरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कोई भी पावर का मनमाने ढंग से यूज नहीं करेगा. नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ. किसी भी पर्सन को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि वो लॉ का ब्रीच नहीं करता. अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार का कानून नहीं तोड़ रहा है तो उसे पनिशमेंट किस बात के लिए दी जानी चाहिए? देन इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. कंट्री का जो भी लॉ है वो सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई करेगा. देन द लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. लिबर्टी और जो राइट्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले आते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी का रिजल्ट है. और इसको एनफोर्स कौन करेगा? जो भी हमारे राइट्स हैं वो कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स किए जाने हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स? कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स के अंडर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? आर्टिकल 1122 टू आर्टिकल 115, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 222 से 235, नन ऑफ दीज. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. हमें ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है? आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16. Use the code given below to choose the correct answer.
1 and 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, all of the above. So right to equality is under Article 15, Article 14, Article 16. Correct answer is C, 2, 3, and 4. Next, under which article of the Constitution reservations in the admission to educational institutions, including private and unaided, to OBCs, ST, SC is made? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर रिजर्वेशन की बात की गई है? रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी एसटी एससी इज मेड. 15 clause 4, article 15 clause 5, article 16 clause 4, article 16 clause 5. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 clause 5. Article 15 is related to prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है 5 ग्राउंड्स पे. कौन से हैं वो 5 ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. क्लॉज 5 जो है इस आर्टिकल का वो एम्पावर करता है स्टेट को. स्टेट को ये पावर देता है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन एडमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा वो फंडेड हों या ना हों, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के वहाँ उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. 93rd Amendment Act 2005 enabled the provisions of reservation 27% for the other backward classes in government as well as private educational institutions. और जो 93rd Amendment Act 2005 आया था उससे 27% ऑफ रिजर्वेशन की बात की गई थी फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों में ही. Next question is, Supreme Court's judgment of Indira Sahani versus Union of India case is related to which issue? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एससी, extended reservation for ST, none of the above, more than one of the above. Correct answer is A, regarding the issue of OBC reservation in government employment से related है. इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का ये केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर दिया जाएगा वो 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा. States and the Union have by large accepted this as a correct and it should be held constitutional prohibition, and any reservation beyond 50% would be liable to struck down. तो स्टेट्स और यूनियन ने इसे एक्सेप्ट किया और ये कहा कि कोई भी रिजर्वेशन अगर 50% को क्रॉस करेगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा.